देवघर में एनडीए को एज और उदय आपका मेरे विचार से यहाँ विरोधाभास है। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे आरजेडी ये सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आज भी सूत्रों से जो खबरें मिली है वहाँ लोगों से, उसके अनुसार देवघर में बीजेपी ये सीट लूज कर रही है। मनीष, क्या लगता है? बहुत दिन रहे आप उधर की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, क्या लग रहा है? घटना मैं आपको बता दूं। हाँ। टावर चौक पे निशिकांत, जैसा कि मदन जी ने कहा कि निशिकांत दुबे और सांसद और विधायक के बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिल गया था। टावर चौक पे वो अभद्र व्यवहार भी हुआ था उनके साथ, विधायक के साथ। बाद में एक होटल में बैठक के दौरान भी मारपीट की जैसी घटना भी हुई थी। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ था वो भीम आर्मी, यानी कि जिस जाति से आते हैं नारायण दास, उनके लोग आ गए थे। हालांकि वो दूसरे पार्टी में ज़रूर हैं, लेकिन बजाबते वहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा इस बार वो जो है तबका वो अपना कार्ड खेले हैं नारायण दास, चूँकि इन्हें लग गया था कि संसद की तरफ से जो संबंध अच्छे नहीं रहे उसका कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक ये घटना थी। तो अगर दास वोटर अगर बटे हैं और इनको 60% मिलता है तो थोड़ा ये ज़रूर होगा, क्योंकि पिछली बार हार का जो अंतर था वो 2500 के आसपास, 2600 कुछ ऐसा ही है, वो बताएंगे रंजन जी, यही था बस। लेकिन एक और बात है, सुनील खवाड़े वहाँ से खेल संरक्षक है, सामाजिक आदमी है, दमदार दबंग माने जाते हैं, यानी उनकी प्रभावशाली हम शब्द कहेंगे, दबंग नहीं, तो प्रभावशाली व्यक्तियों ने कहा। उनके साथ एक वीडियो वायरल हो गया, इसका एक फोटो वायरल हुआ है सुरेश पासवान का पहुंच करके उनके घर पर। तो ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सुरेश पासवान के साथ वो आगे है, उनके जो हैं वो उनको दे। लेकिन अभी भी बातें आ रही हैं कि कांटे की टक्कर ज़रूर है। अगर जातीय कार्ड नारायण दास जी के पक्ष में और पूरा आ जाते हैं, भीम आर्मी हो गए, अम्बेडकर समाज के लोग हैं, वो आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ज़्यादा चांसेज है कि कमल वहाँ पर खिल भी सकता है। देखिए, मुझे लगता है इससे पहले कि हम आंकड़ों पे जाएं, जो आप लोकसभा से पूरे माहौल को देख लें, वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी थी लोकसभा इलेक्शन के टाइम से। वो कन्वर्ट होती गई और विधायक और सांसद, बिल्कुल सही कहा, इनके बीच का रिलेशन बहुत कॉर्डियल नहीं है। और अगर सांसद वहाँ पर लोकप्रिय हैं तो उनका अगर समर्थन नहीं मिलता है पूरा, हालांकि वो दावा करेंगे कि उनका पूरा समर्थन उनको मिलेगा, लेकिन अगर ये पूरा समर्थन नहीं मिलता है तो उनका जीतना बहुत मुश्किल है। मौजूदा विधायक का वहाँ जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए देवघर, हालांकि कई तरह की बातें की गई, वास्ता दिया गया कि देवघर को अयोध्या ना बना दें आप, कि लोग ये करें, लेकिन देवघर एक मुश्किल सीट है बीजेपी के लिए, और यहाँ पर एज निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन। रंजन जी क्या कह रहे हैं? लेकिन देखिए, जितनी तलखियाँ थी वो शायद अभी जितनी हैं इससे ज़्यादा पिछली बार थी। और पिछली बार जो है बीजेपी यहाँ से फिर भी 2500 वोटों से जीत गई। तो मनीष जी शायद सहमत होंगे कि इससे ज़्यादा तलखियाँ पिछली बार थी। और इस बार जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बीजेपी में भीतरघात कम हुआ है, तो इसकी एक वजह यह है कि यहाँ प्रदेश के बाहर के 2 बड़े नेता मौजूद थे। चाहे आप हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लीजिए या शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए, और आप देखिए कि एक तरह से मॉनिटरिंग हो रही थी हर एक व्यक्ति की। तो वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखे हुए थे, तो इतना खुलकर कोई विरोध जो है मुझे लगता है कि नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो भीतरघात होगा वो पिछली बार से कम होगा। और जैसा मनीष जी ने बताया और मदन जी ने भी बताया कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहाँ पर जाकर जो है पंडा से मिले हैं। अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो गया होगा और ब्राह्मण वोट जो है बीजेपी के पास वापस आ गया होगा, तो तब मुझे लगता है कि नारायण दास जो है ये सीट निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि एडवांटेज नारायण दास है। तो अब इसे टाइट फाइट में ही छोड़ देना चाहिए। इस पर कुछ और आंकड़े जुटाते हैं हम, और इसको टाइट फाइट में ही अभी छोड़ दें। अगर हम हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ सीटें रह जाएंगी जिन पर कि हम बिल्कुल डिसिसिव नहीं हो सकते, बहुत साफ नहीं कह सकते, फिर भी ये कोशिश है। 35 टाइट फाइट कल थी, आज हम उसको कितना कम कर सकते हैं एज बताकर, लेकिन अभी देवघर में किसी को एज देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जानकारी है और जो तेवर है वो वहाँ के लोगों का, उससे साफ झलकता है कि मामला बहुत टाइट है। चलिए तो फिर बढ़ जाते हैं आगे और गोड्डा में आते हैं। गोड्डा में क्या यहाँ कमल खिलेगा या फिर कुछ अलग ही तस्वीर नजर आएगी? क्या लगता है यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है? मदन, तस्वीर टाइट फाइट में हमने इस सीट को डाला है, लेकिन क्या तस्वीर बदल सकती है अब टाइट फाइट से? देखिए,
गोड्डा में भी मुकाबला अमित मंडल और संजय यादव के बीच में है। लेकिन कुछ कंफ्यूजन जो है वो बीच में हुए थे कि प्रदीप यादव शिफ्ट हो सकते हैं गोड्डा, क्योंकि पोरैया हाट से उनका नाम जो है हटाया जा रहा था। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि संजय यादव को ही अगर गोड्डा से उम्मीदवार बनाना था तो एक देरी जरूर हुई है इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन अमित मंडल जो है वो लगातार अपने फील्ड में रहते हैं, वहाँ के लोगों के बीच एक विधायक का जो संबंध होता है उसको बनाने में वो कामयाब रहते हैं। लेकिन जब आप 2 बार या 3 बार विधायक रहते हैं तो उसके बाद आपके प्रति कुछ नाराज़गी भी होती है। तो हालांकि संगठन की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिल रहा है। अब संजय यादव भी वहाँ से पुराने नेता रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं, तो अब मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प है। एक यादव जो समाज से आते हैं संजय यादव जी, वहाँ पर उनकी वोटों की संख्या भी ज़्यादा है, तो एक डिसाइडिंग जो है वो भी मायने रखता है कि जो वोटर अगर एक मुश्त उनके पक्ष में हैं तो और सामान्य वोट भी कुछ मिल जाते हैं, तब जो है वहाँ पर जीत का एक तरह से फ़ायदा उनको मिल सकता है। लेकिन अमित मंडल भी मुकाबले में हैं और फिलहाल वहाँ टाइट फाइट ही रहेगा। उदय, क्या लग रहा है, टाइट फाइट से कुछ सीटें तो हटानी पड़ेंगी? नहीं, मेरे विचार से वहाँ कुछ कह पाना अभी मुश्किल है और वहाँ बहुत ज़्यादा जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है। दोनों ही खेमों के पलड़े अभी भी भारी लग रहे हैं। चलिए, तो ये टाइट फाइट, 2 टाइट फाइट में वोट हुआ है। टाइट फाइट ही हम कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी के लिए, क्योंकि परिमल ठाकुर को ब्राह्मणों का कितना वोट मिला है उस पर बहुत कुछ निर्भर होना है गोड्डा में। तो वो जानकारी जब तक सारी नहीं आ जाती है कुछ कहना मुश्किल है यहाँ पर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चतरा में तो लगभग क्लियर हो गई 3 सीटें। कोडरमा में 3 सीटें हैं टाइट फाइट में। वो कोडरमा है, बरकट्ठा है और बगोदर। तो कोडरमा में क्या लग रहा है उदय? कोडरमा आकलन कर पा रहे हैं या मदन, कोई बताएं आप दोनों में? कोडरमा में देखिए लालू यादव का आना कहीं न कहीं भारी पड़ा है और वहाँ यादव वोटों का बंटवारा एक तरह से थोड़ा बहुत शालिनी गुप्ता ने, मेन जो बीजेपी के वोटर्स होते हैं, जो व्यवसायी वर्ग के वोटर्स होते हैं, उनके वोटों को शालिनी गुप्ता ने काट दिया है। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ नीरा यादव इस वजह से कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही हैं। शालिनी गुप्ता अच्छा वोट प्रतिशत लेकर सामने आ रही हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि लालू यादव के आने का फ़ायदा सुभाष यादव को मिल रहा है। ज़रूर है, सुभाष यादव पिछले चुनाव में भी अपना भाग्य आजमाया था। काफ़ी दिनों से वो लगातार कोडरमा में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि जो शालिनी गुप्ता है वो किसके वोट को जो है काटने में कामयाब हुई है। एक होता है कि नाराज़ वोटर जो हैं, अगर नीरा यादव से जो नाराज़ हैं लोग, उसका वोट सीधे अगर सुभाष यादव को मिल जाता तो फिर वो निकल जाते। लेकिन अगर वो वोट शालिनी गुप्ता में चला जाता है तब फिर कहीं ना कहीं नीरा यादव को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। अब एक सही है कि वो एक जनता के बीच में रहने वाली नेत्री हैं, आजसू से जुड़ी हुई थी। आजसू ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तब वो चुनावी मैदान में सामने आई। तो उनके साथ वोटर्स कितने हैं, उनको वोट कितने मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार में शुरुआत में ताकत लगाया था, आखिरी वक्त में वो कमज़ोर पड़ती हुई दिखी हैं। तो इसका क्या कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू यादव के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद ये टाइट फाइट में ही रखा जाएगा। देखिए, ऐसे भी मुझे लगता है कि एक एडवांटेज सुभाष यादव को यहाँ पर है। लालू प्रसाद यादव यहाँ आए, भारी भीड़ उमड़ी उसमें। लालू प्रसाद यादव बहुत दिनों बाद यानी यादव वोट पोलराइज कर पाए हैं। लालू यादव पोलराइज करने में भी निश्चित, चूंकि आज भी यादव के लिए, यादव समुदाय के लिए लालू प्रसाद यादव से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप ये एक क्लियर कट एडवांटेज है उनका। सुभाष यादव खुद जेल में है अभी, चुनाव के लिए बाहर आए थे और फिर वापस चले गए। वो उसका एक तो ये असर हुआ होगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि उनके प्रति एक सिंपैथी लोगों की होगी। ये है या नहीं है वो अलग इशू है। उसी तरह से इसका दूसरा पक्ष ये है कि चुनाव प्रबंधन क्या उस तरह से हुआ होगा जैसा कि उनके बाहर रहने से होता ज़्यादा तरीके से, उस पर वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर चुनाव प्रबंधन ठीक नहीं हुआ, लोग वोट देना भी चाहते तो वहाँ का वोट प्रतिशत कितना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लालू यादव पहुँचे, बड़ी बात है। यादवों का जो एक बड़ा समूह है वो उन्हें एक बड़ा कद देते हैं। लेकिन
वहीं से जो सांसद हैं वो भी अपना एक बड़ा कद बना चुकी है। बीजेपी ने यादव समाज के लोगों को काफ़ी ऊंचा पद भी दिया है और आप भूपेंद्र यादव से लेकर के देख लें तो कई ऐसे यादव समुदाय के लोग हैं जो स्टार प्रचारक के तौर पर जो बीजेपी में भी हैं और वर्तमान में जो सांसद हैं वो वहाँ पर एक अपना प्रभुत्व बनाई है, जिसका फ़ायदा ज़रूर नीरा यादव को मिलता हुआ दिखेगा। और उनके संबंध भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में तीखे रिश्ते हैं जिसका कि कहीं ना कहीं भीतरघात का संभावना हो या डर हो, एक पार्टी के लोग जो है उनके साथ खड़े ना हो। ये एक मजबूत स्थिति वहाँ पर बीजेपी की दिखी है। देखिए, अगर आप ऐसे भी देखें तो शालिनी गुप्ता को जो पिछली बार 22% वोट मिले थे, तो कौन कौन से वोट होंगे? नेचुरली स्वजातीय वोटर्स होंगे, और चूंकि वो आजसू से लड़ी थी तो कुर्मी वोटर्स का एक हिस्सा उनके पास गया होगा। तो अब इस बार चूंकि वो आजसू से नहीं लड़ रही हैं तो जो स्वजातीय वोटर्स उनकी तरफ थे वो तो रहेंगे, लेकिन कुर्मी वोटर्स तो उसमें से निकलेंगे। अब वो निकल कर किधर जा सकते हैं? तो दो जगह थी, या तो वो बीजेपी आजसू गठबंधन की तरफ आए या जेएलकेएम की तरफ जाएं। लेकिन जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे उनका पर्चा रद्द हो गया मनोज यादव का, तो फिर उनके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि वो वापस बीजेपी की तरफ लौट कर आए होंगे। अगर कोई और महतो रिनाउंड पर्सनालिटी वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहा हो तो वो नेचुरली बीजेपी की तरफ लौट कर आ जाएंगे। तो इससे नीरा यादव की स्थिति मजबूत होगी और यादव वोटों में बंटवारा जो है ये मानकर चलिए कि होगा। अगर नीरा यादव 2 बार से वहाँ चुनाव जीत रही हैं तो उनकी भी पकड़ यादव वोटरों पर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी की भी वहाँ सभा लगी और बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है का नारा भी चला, तो एक उसका भी इम्पैक्ट होता है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की एक अपनी पकड़ है, लेकिन जो एक मास अपील इन दिनों योगी आदित्यनाथ की हुई है वो भी कम नहीं है, तो एक उसका भी असर होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सभा वहाँ पर लगाई गई थी कि अगर कुछ वोटों का बंटवारा हो, चाहे वैश्य वोटर्स भी जो शालिनी गुप्ता की तरफ जा रहे थे उनको भी साधने की कोशिश के तहत ही योगी आदित्यनाथ की वहाँ सभा लगी थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुकाबला तो बहुत कड़ा है, चूँकि सुभाष यादव जो है वो ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्वी हैं। और देखिए, पिछली बार यहाँ से अमिताभ कुमार जो है वो आरजेडी के टिकट पर लड़े थे और वो सिर्फ 1797 वोटों से हारे थे। बावजूद इसके उनको इस बार टिकट नहीं मिला। सुभाष यादव लड़े और लालू प्रसाद यादव उनके प्रचार के लिए आए, तो ये बताता है कि ये सीट आरजेडी के लिए भी कितना ज़रूरी है। ऐसे भी जो है इसको गेटवे ऑफ झारखंड कहते हैं कोडरमा को, तो यहाँ से एंट्री चाहती है आरजेडी कि वो बिहार के रास्ते यहाँ आए। क्या मिल पाएगा? मुझे लगता है कि अभी भी बहुत क्लोज फाइट है और अगर मुझे स्लाइट एज देना होगा तो मैं बीजेपी को दूंगा। तो एनडीए पे सहमत है या टाइट फाइट में? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा समय 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूँ वहाँ के बारे में। सुभाष यादव लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा की तैयारी की जा रही है राजद की ओर से। सुभाष यादव के बारे में ये कहा गया था कि चूँकि वो जेल के अंदर रहेंगे, चूँकि मामला निपटारा नहीं हुआ है, वो अभी कब बाहर आएंगे अगला है। तो एक बात कही जा रही थी कि फिर उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो किस तरीके के होंगे। ये एक वहाँ पर बात है। शालिनी गुप्ता के साथ वैश्य समाज है, मैं जहाँ जहाँ गया, मैं जहाँ जहाँ जिनसे बात हुई थी, सारे वैश्य समाज है। उनका तर्क है कि फ़ोन करने पर शालिनी गुप्ता उपलब्ध होती हैं। ये दूसरा, जो मुस्लिम समुदाय के बारे में हम लोगों ने बात ही नहीं किया, उनका बंटवारा हो गया आरजेडी में, चूँकि लालू प्रसाद यादव आए ही थे कि यादव वोट को पोलराइज करे और मुस्लिम वोट को पोलराइज करे, इसलिए कांटे की टक्कर है। लेकिन ज़्यादा एज मैं शालिनी गुप्ता को दूंगा, भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। शालिनी गुप्ता ये सीट निकाल सकती हैं। शालिनी गुप्ता ये सीट फिर तो इसे बिल्कुल टाइट फाइट में रखें, चूँकि कोई समीकरण मुझे बन नहीं रहा है। चूँकि अगर मुस्लिम वोटर 16% हैं, अगर उसमें बंटवारा हो जाए और वो आधे शालिनी गुप्ता की तरफ चले जाएं, तब तो फिर नीरा यादव के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा मुकाबला। तो नीरा यादव आराम से जीत तब तो फिर वैसी परिस्थिति में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है तब तो एज बीजेपी को जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब शालिनी गुप्ता कोई करिश्मा करेंगी, मुझे संदेह बहुत साफ दिख रहा है। एज निश्चित रूप से इस इंडिया गठबंधन को है। सुभाष यादव के पास एज है, बशर्ते उनका चुनाव प्रबंधन ठीक हुआ हो। तो इसे फिलहाल इंडिया
हाँ, फोल्डर में फिलहाल दिखा इंडिया देते फोल्डर में रखा जा सकता है उनको, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि ये बहुत टाइट फाइट है यहाँ पर। नीरा यादव भी, मुझे तो लगता है अब चूंकि 3 राय आ गई हैं, शालिनी गुप्ता भी आ उसको गई हैं, टाइट फाइट में ही रहने इसको दिया टाइट जाए। फाइट में ही रहने दिया जाए क्योंकि एक नया कोण खुल गया है यहाँ पर। हाँ, चलिए तो बरकट्ठा पे बात कर लेते हैं। बरकट्ठा में क्या लग रहा है, टाइट फाइट क्यों बरकट्ठा दिख रही है? देखिए, बरकट्ठा में अमित यादव जो कि वहाँ से निर्दलीय विधायक थे, पिछली बार उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। जानकी यादव को हटाया गया, वर्तमान में वो विधायक थे वहाँ पर। तो अब सीधा मुकाबला जो है फिर जानकी यादव और अमित यादव के बीच में हुआ है। जानकी यादव को जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया और अमित यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। चुनाव से ठीक पहले अमित यादव बीजेपी का दामन थामते हैं। हालांकि 5 साल में जो भी चुनाव हुए या फिर बीजेपी को जहां भी एक निर्दलीय विधायक की जरूरत पड़ी, उसमें अमित यादव एक कदम आगे बढ़ाकर बीजेपी के लिए खड़े रहे। इसका फ़ायदा अमित यादव को मिला कि चुनाव से पहले बिना किसी मुसीबत के, या एक तरह से कहें तो बिना किसी टेंशन के उनको शामिल करा लिया गया, जबकि 23 से 24 दावेदार जो हैं बरकट्ठा से लगातार अपनी मेहनत कर रहे थे उम्मीदवार के तौर पर बनाने को लेकर। लेकिन अमित यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मुकाबला कांटे की है, वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ जो है लगातार वो लड़ते रहे हैं। तो इस बार जो दल बदला गया है, पाला बदला गया है, इसका कितना असर होता है ये आने वाला तो वक्त एज किसको दे रहे हैं यहाँ पर? एज इस पे अभी फिलहाल कह पाना चलिए, मुश्किल। टाइट फाइट। उधर क्या आप भी मान रहे हैं टाइट फाइट ही एज देंगे किसी देखिए, को? अमित यादव उनके पिता भी विधायक हुआ करते थे, उनकी विरासत भी एक मजबूत रही है, चितरंजन यादव, इसलिए वो पिछली बार निर्दलीय बीजेपी के होते हुए, मोदी लहर के होते हुए इस सीट जीत गए थे। तो उनका एक अपना वोट बैंक है। तो मुझे लगता है कि इस बार फिर वो मजबूती के साथ खड़े हैं। और जानकी यादव, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि अमित यादव फिर ये सीट निकाल ले जाएंगे। देखिए, मैं क्लियर कट, मेरे पास जो जानकारी मिली है वहाँ पर जानकी यादव के जेएमएम में शामिल होने के बाद से मुस्लिम वोट पोलराइज किया एक तरफ, और उसी के अगेंस्ट में सारे हिंदू वोट जो हम कह सकते हैं, जो भाजपा के जो वोट हैं, वो सब अमित यादव की तरफ चले गए। बटेश्वर महतो को अगर कम वोट मिला तो इस बार अमित यादव का निकलना तय है। अमित शाह भी वहाँ प्रोग्राम में आए थे इन्हीं, तो मैं सीधे सीधे इसे बीजेपी के खाते में मैं दूंगा। चलिए रंजन जी, ऐसा हाँ। ही देखिए, भटेश्वर प्रसाद मेहता पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो कितने वोट लेकर आते हैं। पिछली बार भी वो जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो वो 33,526 वोट लाने में कामयाब हुए थे। 15-16% के आसपास वोट था। और अगर आप ऐसे देखें कि मेहता वोटों को अगर आप ऐड करें तो वही वो 17% के आसपास आता है। तो इसका मतलब वो इस वोट को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि महेंद्र मंडल भी यहाँ से मैदान में उतरे हैं, जेएलकेएम के प्रत्याशी, वो कितना असर छोड़ पाए हैं ये भी एक बात होती है। और कुमकुम देवी जो है वो बीजेपी की बागी होकर यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, लेकिन हमने कई चुनावों में देखा है कि जो बीजेपी के बागी होते हैं उनको एक अटेंशन तो मिलता है, वोट उस हिसाब से नहीं मिलता। अब कुमकुम देवी कितना वोट लेकर आती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो समीकरण कह रहे हैं उसके अनुसार अमित कुमार यादव का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी दिख रहा है। इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए तो अगर मुस्लिम 16.6 हैं तो एसटी वोटर सिर्फ 2.6 हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 19-20% का ही एक बैंक बन रहा है। और फिर उसके बाद आप यादव वोटर्स पर जो है वो उस तरफ जाएंगे जो 12-13% है। तो जानकी यादव का जो हिस्सा बन रहा है वो उतना ज़्यादा बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एज बीजेपी को मिल सकती है यहाँ। अन्नपूर्णा देवी वहाँ काफ़ी प्रभाव रखती हैं, उन्होंने खुलकर अमित यादव के लिए काम किया है और वो काफ़ी करीबी रिलेटिव भी उनके माने जाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। अन्नपूर्णा यादव एक फैक्टर हैं और वो आप कह सकते हैं कि इस जगह पर थोड़ा सा एज है, एनडीए को है। एज है। बगोदर में क्या लग रहा है मदन? बगोदर की सीट को थोड़ा देखें, आकलन करें, टाइट फाइट में हमने क्यों डाला, अब स्थिति क्या दिख रही है? देखिए, बगोदर में वहाँ से विधायक हैं विनोद सिंह और इस बार बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार जो हैं दिए हैं। तो अब सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और
विनोद सिंह के बीच है, लेकिन जो है वो अब इस बार एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। जो जानकारियां वहां से मिल रही है कि लोग विनोद सिंह के काम अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं, लेकिन बदलाव चाहते हैं, और इस मूड से वहाँ पर जो है बीजेपी के कैंडिडेट जो है थोड़े अच्छे नहीं। वहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत किया तो कहा कि नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कमल को जिताना है, इसलिए वहाँ पर कमल को वोट दे दिया है। लेकिन बेदाग छवि रही है विनोद सिंह की, तो ऐसे में क्या जनता चाहेगी बदलना? उदय, क्या लगता है? देखिए, कुछ दिन पहले जब हमने बगोदर के बारे जानकारी ली थी, दौरा किया था, तो वहाँ विनोद सिंह के प्रति लोगों में थोड़ी नाराज़गी थी। उन्हें लगता था कि ये कभी सत्ता में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वाम दल से संबंध रखते हैं। तो भाई जेएमएम की सरकार बनती है तो भी बहुत विकास नहीं होता है, बीजेपी की सरकार बनती है तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, और इस बार वो भाजपा को चुनने के मूड में वहाँ दिखाई दे रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो वहाँ एनडीए को इस बार लीड है। वैसे आंकड़ों की बात तो रंजन सर करेंगे, लेकिन बगोदर में जब हम लोग विजिट किए थे तो एक वहाँ बात समझ में आई कि उनके ऊपर आरोप है स्थानीय विधायक के ऊपर कि कुछ मामले वहाँ पे हुए थे जिसमें एक ही पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिस पर वहाँ नाराज़गी थी, नंबर 1। दूसरा है कि सलीम, डॉक्टर सलीम करके एक वहाँ पर इस बार चुनाव में है, वो जयराम जी की पार्टी से, तो अगर उनके ऊपर वोट चढ़ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट पे पकड़ विनोद सिंह का माले का है। तो वहाँ अगर कहीं डेंट लगता है तो फिर बीजेपी को वहाँ से एज मिल भी सकता है। टाइट फाइट मेरा नज़र से है, कल तक हम लोग इस पर कुछ तस्वीर ज़्यादा साफ कर पाएंगे। ये बहुत ये बात है कि सलीम अंसारी कितना वोट लेकर आते हैं, चूँकि सलीम अंसारी जब वोट मांगने जा रहे थे तो ये बातें कह रहे थे कि हमारे समुदाय को बीजेपी का नाम लेकर डराया जाता है, तो वो क्या कहना चाहते हैं वो उनकी बातों से स्पष्ट होता है। तो सलीम अंसारी कितने वोट लेकर आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों के बीच पिछली बार का अगर आप वोट का डिफरेंस देखें तो वो 6.84% है, तो लगभग अगर 3.5% वोट भी इधर से उधर हो गया, और जो मनीष जी ने एक बात कही, अगर उससे कुछ पोलराइजेशन जैसी स्थिति आती है तो फिर इसका एडवांटेज जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो छवि है विनोद सिंह की, कि मैं इसे अभी भी टाइट फाइट में ही रखना चाहूँगा। गंगेश जी, क्या बगोदर को फिर से टाइट फाइट में ही रहने दिया जाए? हाँ, इससे अभी भी आपको टाइट फाइट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बगोदर में निश्चित रूप से बाकी फैक्टर्स अपनी जगह पर हैं और विनोद सिंह की अपनी छवि एक बहुत मायने रखती है। उनकी छवि बढ़ी है, खासकर एमसीसी से कोलैबोरेट करने के बाद लेफ्ट दलों को जिस तरह से एकीकृत किया गया है, तो उनकी छवि बढ़ी है, उनका कद बढ़ा है। उनके कद के अनुसार वोट बढ़ा या नहीं बढ़ा वो एक फैक्टर ज़रूर है। लेकिन जहाँ तक इनके प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की बात है, यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, हम आपको बता दें कि इनके प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की एक फौज है। बिल्कुल, और ये कैडर कभी बदलते नहीं, कैडर बदलते नहीं हैं, ये निराश नहीं होते, ये परेशान नहीं होते। तो ये ज़रूर है बगोदर जैसे इलाके में या जहाँ पर विनोद सिंह जैसे लीडर हों, तो वहाँ एक दिक्कत होती है कि आसपास माहौल नहीं बनता, क्योंकि वो ठेका लेने वाले दूसरे तरह के लोग, इस तरह के लोग वहाँ आसपास में नहीं जमते। तो उसकी परेशानी ये होती है, उससे परेशानी ये होती है कि आपको माहौल बनता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपना जनसंपर्क चलाया है, जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है, उससे बहुत साफ है कि ये बहुत क्लोज कंटेस्ट है, और मुझे अगर एज देना हो तो हम एक बार फिर विनोद सिंह को ही देंगे। लेकिन अभी तो टाइट फाइट में, हाँ, टाइट फाइट में ही ये सीट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ से फिर शुरू होता है JLK यानी जयराम महतो की पार्टी का इलाका। कई सीटों पर उनके प्रत्याशी यहाँ अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। गिरिडीह में जो सीटें टाइट फाइट में हमने रखी थी, गिरिडीह, डुमरी और बेरमो गोमिया, ये 4 सीटें टाइट फाइट में थी। गिरिडीह से शुरू करते हैं। मदन, गिरिडीह में क्यों टाइट फाइट है, और अगर अब एज हम किसी को दें तो क्या रिपोर्ट कह रही है, क्या सर्वे बता रहे हैं एज किसको जा रहा है? देखिए, वहाँ पर भी सीधा मुकाबला बीजेपी और JMM के बीच है। तो ऐसे में गिरिडीह को अगर आप देखें तो टाइट फाइट में इसलिए रखना होगा कि एक वोकल नेता जो है सदन में, आवाज़ जो है सुदीप बिसोनू जो कि JMM के उम्मीदवार हैं, उनका गूंजता रहता है। और
कल्पना सोरेन जब गांडे शिफ्ट हुए, यानी कि जब उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, तो फिर गिरिडीह के सुदीप सोनू जो है हमेशा साथ रहने लगे। तो एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर अब जेएमएम के उभर के वो भी सामने आए हैं, तो पार्टी उन पर भरोसा जताती है और मजबूत नेता के तौर पर जब वो सामने हैं तो जेएमएम की तरफ से दिलचस्प लड़ाई जो है वहाँ पर देखने को मिली है। पूरी ताकत लगाई गई है पार्टी की तरफ से भी। तीसरे नंबर पर जो है जेएमएम के जेएलकेएम के भी उम्मीदवार हैं। तो अब देखना होगा, मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और इसे हम टाइट फाइट में ही रखना चाहेंगे। क्या गिरिडीह फिर से टाइट फाइट में ही है या फिर लग रहा है कि एज किसी को मिल रहा नहीं, है? मुझे गिरिडीह में लग रहा है कि निर्भय शाहवादी उन्हें फ़ायदा मिला है इस बार, और थोड़ी नाराज़गी थी सुदीप सोनू से लोगों की, और जो जेएलकेएम के उम्मीदवार थे उन्होंने भी युवाओं के बीच अपनी थोड़ी बहुत पैठ बनाई है। और उसका नुकसान देखिए, वहाँ युवाओं के बीच मुद्दा ये था कि रोजगार नहीं मिला है, जो परीक्षाएं हुई है, गड़बड़ी हुई है, इन चीज़ों को जेएलकेएम ने उठाया था। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि और सुदीप सोनू की छवि इस जेएमएम की सरकार में काफ़ी बढ़ चढ़ करती है। हर जगह वो हेमंत सोरेन जब जेल में थे तब भी वो आगे लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो एक युवाओं को गुस्सा उनके प्रति दिख रहा था। इसका फायदा इस बार दिख सकता है, बीजेपी को मिल सकता है। इन्हीं लोगों की बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। एक नई बात उसमें ये बता रहे हैं कि सरफराज अहमद के पीछे हटने के बाद ही गंडे खाली हुआ कल्पना सोरेन के लिए, लेकिन सरफराज अहमद को जो तरजीह मिलनी चाहिए थी वो सुदीप सोनू ने हाईजैक कर लिया। यहाँ तक कि जब भी कल्पना सोरेन गांडे गई, गिरिडीह इलाके में गई, तो उनका रहना भी सुदीप सोनू के ही आवास पे होता था। ऐसे में कई लोग गए भी, पार्टी के लोग जाकर कहा कि भाई हमें वो तरजीह नहीं मिल रही है, तो इससे नाराज हुए और सब लोग गांडे कल्पना सोरेन ने भी नहीं ध्यान दिया इस बात को। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब रिजेंटमेंट है सरफराज अहमद के जो फॉलोअर हैं उनके बीच में। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ यहाँ गिरिडीह में ही नहीं बल्कि गांडे में भी ये फैक्टर काम आएगा। दूसरी बात, गिरिडीह की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे अनीशा सिन्हा करके एक महिला उतरी हैं, वो जो एनजीओ चलाती हैं। तो एनजीओ में जब हम उनसे मिलने गए थे गाँव में, तो वहाँ पर ट्राइबल लोगों के बीच उनकी पकड़ है। तो अगर वो भी वोट कुछ काटती हैं तो वो डेंट होगा, तो सुदीप सोनू में डेंट होगा। दूसरी चीज़ कि निर्भय शाहवादी ने कहा था कि पीर ट्रांस से मेरा वोट पिछले बार नहीं मिला था, वो भी मिलेगा। और चौरसिया जो उड़ गए हैं जयराम की पार्टी से, तो ये सब कुछ मिलकर के मुझे लगता है कि इस बार निर्भय शाहवादी वहाँ से जीत भी सकते हैं। लेकिन चूँकि रंजन जी बताएंगे 15,000 का अंतर है, वो कैसे पटेगा, ये एक वहाँ पर यही चीज़ एक देखने को मिलता है। पिछली बार सुदीप सोनी को 48% से ज़्यादा वोट आया था, और अगर आप ब्लॉक देखिए तो मुस्लिम यहाँ पर 23.6% हैं और एसटी 16.74, तो लगभग 40% वोट जो है वो यहाँ पर एक खेमे में आ जाते हैं। और फिर शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो 14.7%, तो उस वोट में भी एक बंटवारा तो होता है। तो उस लिहाज से सुदीप सोनू का जो वोट है वो 44-45% के आसपास जो है वो पहुँच जाता है। अब ट्राइब्स में क्या पूरा कन्वर्ट होता है या कुछ हिस्सा जो है वो निर्भय शाहवादी भी लेकर जाते हैं, या जैसा इन्होंने कहा अनीशा सिन्हा कुछ ले जाती हैं। लेकिन मैं हमेशा से मानता हूं कि चुनाव खुलता है तो वो आपको चौड़ा दिखता है, लेकिन चौड़ी सड़क के जैसे दिखेगी, लेकिन आगे जाते जाते वो संकरा होता चला जाता है। वो आपको कम लोगों के बीच में ही वो फाइट आकर सिमट जाती है। तो उस लिहाज से आप देखें तो ये फाइट जो है वो सुदीप सोनू और निर्भय शाहवादी के बीच में ही होगा। और समीकरण जो है वो सुदीप सोनू के पक्ष में दिखते हैं। चूँकि अगर आप देखें, हाँ, अब ये बात हो सकता है कि अगर कुछ काउंटर पोलराइजेशन जैसी बात चुनाव के आखिरी लम्हों में या चुनाव वाले दिन जो है हो गई हो, तब परिणाम बदल सकता है। नहीं तो सुदीप सोनू का कद जो है वो बढ़ा है, और मुझे लगता है कि स्लाइट एज, मतलब स्लाइट ही सही, वो इंडिया को मिलना चाहिए। अब अगर उस दिन वोटिंग वाले दिन अगर कोई घटना इस तरह की हुई है उससे कुछ असर पड़े तो कहना मुश्किल है।